हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर फंडामेंटल की जो मिसलिनियस सीरीज है उसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है GUI स्टैंड फॉर। यहाँ पे बोला है कि जो GUI टर्म होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूज इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका? क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, इस सभी की फुल फॉर्म आपको पता होगी क्या बोलते हैं, हम इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अगर एग्जांपल पूछे जाए तो अपने बोलना है कि जो हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, ये क्या है आपके पास, क्योंकि सबसे कॉमनली, सबसे जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो हमारा कौन सा है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसीडर एड। ठीक है, बोला है कि जो भी डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन है वो एंटर करी जाती है कहाँ पे? मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा रैम हो गया, उसमें हम क्या कर रहे हैं? कोई डाटा एंटर कर रहे हैं। ओके, तो ये डाटा जो एंटर होता है वो किस डिवाइस की हेल्प से होता है या फिर किसकी हेल्प से हम एंटर करते हैं? ओके, तो जब हम बेसिक आर्किटेक्चर पढ़ते हैं सिस्टम का, कंप्यूटर का, तो हमें पता है हमारे पास क्या होती है, बेसिकली तीन लेयर्स होती हैं। एक आती है हमारे पास इनपुट, एक आती है हमारे पास प्रोसेसिंग की, और एक आती है हमारे पास आउटपुट की। तो जब सिस्टम में कोई चीज एंटर होती है तो वो किसकी हेल्प से होती है? इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से एंटर होती है। ठीक है, एंटर होने के बाद वहां पे क्या होता है? उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, और लास्ट में जो डिजायर्ड आपके पास आउटकम होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट करी जाती है? आउटपुट में प्रेजेंट करी जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका इनपुट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा आता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। तो अगर थोड़ा माइंड को रिफ्रेश करें तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक कीबोर्ड होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है इनपुट डिवाइस वो कीबोर्ड होता है। पर दूसरा एक इनपुट डिवाइस होता है हमारे पास माउस। ठीक है, जिसको डगलस के द्वारा बनाया गया था। पर माउस में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा माउस होता है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यूज किए जाने वाला सबसे ज्यादा जो एक तरीके से इनपुट डिवाइस है वो कौन सा होता है? क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ दीज। ठीक है, अब चार ऑप्शन दिए थे वहां पे, कीबोर्ड दिया था, माउस दिया था, स्कैनर दिया था और एक प्रिंटर दिया था। वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बताना है कि ये चार ऑप्शंस में जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा कौन सा इनपुट डिवाइस यूज किया जाता है। तो वहां पे माउस उसका राइट आंसर था। ठीक है, क्योंकि जो भी ग्राफिकल इंटरफेस होते हैं वहां पे हम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? माउस का यूज करते हैं। इसके अलावा इनपुट डिवाइसेस हम सभी को बताएं, ठीक है, माइक होता है, हमारा स्कैनर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है इनपुट डिवाइसेस के। और उसी तरह हमारे पास कुछ आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल होते हैं ना। प्रिंटर होता है। ठीक है, प्रिंटर में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ करेक्टर जिनकी स्पीड होती है, और दूसरा हम पढ़ते हैं जिनकी स्पीड हमारी लाइंस में चलती है। और कुछ ऐसे प्रिंटर होते हैं जिनकी स्पीड हमारी पेजेस में चलती है। ठीक है, और इन्हीं को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, और जो हम आगे जैसे हमने देखा था एक बार कि हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन होते हैं? जो क्या करते हैं, हमारा एक रिबन होती है, रिबन को हम समझ लेते हैं कि रिबन के ऊपर हमें एक तरीके से इंक लगाई होती है, और एक हथौड़ा या फिर हैमर बोलते हैं, हैमर क्या करता है? उसके ऊपर स्ट्राइक करता है, और जो भी इंप्रेशन होता है वो कहाँ पे हमारे प्रिंट होता है? पेपर के ऊपर प्रिंट होता है। ठीक है, ऐसे करके जो होता है हमारे पास एक जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो वर्क करते हैं। और दूसरी तरह आते हैं नॉन इम्पैक्ट। अब नॉन इम्पैक्ट में जो हैमर वगैरह होता है वो अटैच नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ बेसिक चीजें हैं जब हम प्रिंटर पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। यहाँ पे बोल रहा है कि एक ऐसा समय जब एक जॉब, ठीक है, अब जॉब को हम क्या बोल देते हैं? कोई भी कार्य। ठीक है, अब कोई भी जो हमारा कार्य होता है जो एक तरीके से कंप्यूटर के द्वारा किया जाना होता है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए या फिर उसको एक तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में होता है क्या एग्जीक्यूशन टाइम? ये होता है हमारे पास एक्चुअल टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल टाइम होता है वो कौन कंज्यूम करता है? बाय द कंप्यूटर सीपीयू टू एग्जीक्यूट अ जॉब, या फिर जॉब को हम क्या बोलते हैं? टास्क। ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। मैं बोल सकता हूँ, अगर मैंने सिंपली बोलना है कि कोई काम स्टार्ट होना है और वो कोई काम फिनिश होना है। ठीक है, स्टार्टिंग से फिनिश होने तक जो भी हमारे पास टाइम लगता है,
ठीक है, जो भी हमारे पास जो टाइम लगता है, टाइम ड्यूरिंग यहाँ पे लिखा है टाइम ड्यूरिंग। ठीक है, तो जो ये पूरा का पूरा टाइम लगता है इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, कि काम जो हमारा काम कब से स्टार्ट हुआ और कितना उसके टाइम ड्यूरेशन लगी, वो आता है उसका एग्जीक्यूशन का टाइम। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज पूछी जाती है कि कोई एक काम है, ठीक है, अगर वो क्या कर रहा है, काफी टाइम के लिए वो वेट कर रहा है। ठीक है, तो वेटिंग का मतलब क्या है कि जो काम मुझे मान लेते हैं 5 मिनट में करना था, ठीक है, कोई काम मुझे 5 मिनट में करना था, पर बीच बीच में मुझे कुछ और काम भी आ रहे हैं जिसकी वजह से मेरा 5 मिनट का काम 10 मिनट में शिफ्ट हो गया। तो जो मेरा एक्स्ट्रा 5 मिनट का टाइम लगा, ये किसके लिए लगा, क्योंकि मुझे कुछ काम और करना पड़ गया जिसकी वजह से मैं क्या हुआ, डिले हो गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा टाइम जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिले टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ जो हम एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं वहां पे ये सारी टर्म्स चलती है हमारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज अ मेमोरी डिवाइस। यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा सर्किट है जो एज अ मेमोरी डिवाइस हम यूज करते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप को हम क्या यूज करते हैं, एज अ मेमोरी डिवाइस भी यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारी सबसे बेसिक फंडामेंटल कंपोनेंट होता है या फिर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप को, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं किस चीज की, हमारी जो भी हमारे पास एक सर्किट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है फ्लिप फ्लॉप में, और फ्लिप फ्लॉप एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे डिजिटल सर्किट के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसमें एज अ मेमोरी का काम करता है। ठीक है, और फ्लिप फ्लॉप को हम क्या बोलते हैं, बाइस्टेबल डिवाइस भी बोलते हैं। क्योंकि बाइस्टेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है, जब भी हम बेसिक कंप्यूटर पढ़ते हैं तो हम एक चीज पढ़ते हैं बार बार, कि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमेशा बाइनरी लैंग्वेज में वर्क करता है। और जो हमारा बाइस्टेबल डिवाइस होता है ये भी क्या चीजें प्रिंट करता है या फिर क्या चीजें स्टोर करता है, या तो उसमें कोई पावर होगी या तो पावर नहीं होगी। जब किसी डिवाइस के पास कोई पावर होगी तो इसका मतलब है कि वो पावर ऑन है, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी का वन बोलते हैं। और जब किसी के पास कोई पावर नहीं है तो पावर ऑफ होता है, और पावर ऑफ को हम क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। तभी हम क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। और मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा रजिस्टर बनता है, जिसको भी हम एज अ मेमोरी यूटिलाइज करते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें, यहाँ पे जैसे इंपॉर्टेंट है रेक्टिफायर। ओके, अब रेक्टिफायर को स्टोरिंग का काम तो नहीं करता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये कि रेक्टिफायर को स्टोरिंग का काम तो नहीं करता है, पर रेक्टिफायर काम क्या करता है, तो रेक्टिफायर हमारा करता है जो भी हमारा अल्टरनेटिव करंट आते हैं, एसी करंट बोलते हैं जिसको, इसको कन्वर्ट करता है किसमें, डायरेक्ट करंट में। ठीक है, और ये मेनली कहाँ यूज किया जाता है, जो भी हमारे पास पावर से रिलेटेड होते हैं, मतलब पावर सप्लाई करनी होती है हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन। ठीक है, तो पावर सप्लाई में हम किसका यूज करते हैं, बेसिकली रेक्टिफायर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ जो ऑप्शन है वो इंपॉर्टेंट था, वो तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ पे देख लेते हैं कंपैरेटर। ठीक है, अब कंपैरेटर क्या होता है, अब इससे आप समझ पा रहे हो कि कंपैरेटर क्या करता है, ये बेसिकली कंपैरिजन का काम करता है। ठीक है, अब कंपैरेटर है क्या, एक तरीके से है तो ये सर्किट ही। अब ये सर्किट कैसे काम करता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेकर बताऊं, मेरे पास दो वैल्यूज हैं, अब मैंने इसको बोल दिया 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ये जाएंगी एक्चुअल में कंपैरेटर के पास। तो देखो 5 की जो एक तरीके से पावर होगी, ठीक है, अगर 5 को अगर मैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ले लूं, तो ये मेरे पास ले लेता हूँ 5 वोल्ट है, और ये हमारे पास कितना है, 2 वोल्ट है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में ज्यादा कौन सा है, ऑब्वियसली 5 वोल्ट ज्यादा है। तो जो कंपैरेटर होगा वो इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेगा, मतलब इनकी एनर्जी कंपेयर करेगा। तो जिसकी ज्यादा एनर्जी होगी उसके लिए वो क्या करेगा, लाइट इंडिकेट कर देगा। ठीक है, अब लाइट इंडिकेट कर देगा मतलब उसकी जो भी हमने एक तरीके से एक तरीके से लॉजिक जनरेट किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, जनरेट कर देगा। जैसे मैंने एक कंपैरिजन बना दिया कि 5 इज ग्रेटर देन 2, तो इसके लिए अगर वो यस है कि ये बड़ा है, तब उसके लिए मान लेते हैं, मैंने बोला कि आप तुम्हें क्या करना है, ग्रीन लाइट को ग्लो करना है, अगर नो है तो तुम्हें रेड लाइट को ग्लो करना है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सर्किट है वो मुझे क्या जनरेट करके देगा, मुझे ग्रीन लाइट जनरेट करके देगा। तो ऐसे होता है जो हमारा कंपेरेटर होता है वो काम करता है। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है कुछ हमारे। फिर जैसे यहाँ पे एक और ऑप्शन था हमारे पास, एटेन्यूएटर। अब ये क्या काम करता है, ठीक है, एटेन्यूएटर क्या काम करता है, ये बेसिकली ये करता है जो हमारे पास बड़े बड़े सिग्नल्स होते हैं ना, उनको अगर मुझे रिड्यूस करना होगा, ठीक है, अगर इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो हमेशा डायग्राम से ही समझ आती है।
जब हम आप नेटवर्किंग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि आपके पास जो एक सिग्नल होता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं, अगर ये सिग्नल आपके पास इतना बड़ा सिग्नल है, अगर आपको क्या करना है, ये सिग्नल एज इट इज ही रखना है, पर इसको आपको छोटा वर्जन चाहिए सिग्नल का, ठीक है। मान लेते हैं आपको सिग्नल है, इसमें कोई भी जो इसकी वेव्स है वो वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए, और जो सिग्नल है वो छोटा हो जाना चाहिए। देख रहे हो, ये दोनों चीजें क्या है तो सेम ही है। तो अगर वैसे इन द फॉर्म ऑफ बताऊं तो ये मान लेते हैं इसका साइज कितना है आपके पास, 100 का है, और जो ये वाला साइज है ये आपके पास कितना रह गया, 50 का रह गया। पर है तो दोनों की जो एक तरीके से डिजाइन है वो एक तरीके से सेम ही है, या फिर डिजाइन ना बोलकर हम बोल सकते हैं टेक्निकल टर्म में कि जो इन दोनों का एम्पलीट्यूड है, ठीक है, जो इन दोनों का एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड है वो क्या है, दोनों का आपका सेम है, ठीक है। तो ऐसे करके जो आपका ये वर्क करता है, कौन सा आपका एटेन्यूएटर। तो कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि ऐसा अगर आपका कोई सिग्नल है उसको रिड्यूस करना है, पर उसकी जो वेवलेंथ है वो बिल्कुल भी डिस्टोर्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब एज इट इज वैसी ही रहनी चाहिए। तो उसके लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं या फिर किस सर्किट का यूज करते हैं, हम एटेन्यूएटर का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ बेसिक चीजें हैं, एग्जाम में पूछी जाती है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, द मेमोरी साइजेस इन मेन फ्रेम कंप्यूटर आर एडवांस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रो कंप्यूटर आर एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा था कि जो मेमोरी साइज होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के, और साथ ही साथ जो आपके पास मेन जो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी के माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, तो इनके लिए जो मेमोरी साइज होता है वो हम कंसीडर करते हैं एमबीज में, ठीक है, मेगाबाइट्स में हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं या फिर जो एडवांस टेक्नोलॉजी के माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, उनको काफी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा के साथ डील करना पड़ता है, ठीक है। तब इनके लिए जो मेमोरी एक तरीके से साइज होता है वो भी ज्यादा होता है, ठीक है। अगर एमबी की जगह यहाँ पे जीबी ऑप्शन में दिया होता या फिर टेराबाइट ऑप्शन में दिया होता, तब उस टाइम पे ये भी राइट आंसर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एमबी तो एक तरीके से हम मान लेते हैं बेसिक आ गया, और इसके आगे हम क्या करते हैं और भी यूनिट्स को हम यूज करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स थे। फिर जैसे यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखे जाएं, जैसे हमारे पास बाइट दे रखा है, किलो बाइट दे रखा है, बिट्स दे रखा है, ये सारे होते क्या हैं, ये सारे एक्चुअल में हम पढ़ते हैं, एक कंसेप्ट पढ़ते हैं हम एक तरीके से कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती हैं, तो मेमोरी में यूनिट्स आती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सारी की सारी मेमोरी की यूनिट्स है, ओके। अगर हम इस चीज को थोड़ा देखें, मेमोरी यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे बेसिक हम पढ़ते हैं बिट, ठीक है। बिट को ही हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिंबल भी बोलते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि बिट इज नोन एज डिजिटल सिंबल, ओके। और हर एक बिट है वो क्या चीज होती है, बट बिट को अगर आप ऐसे डिनोट कर लेते हैं, एक बॉक्स है, तो एक बॉक्स में क्या चीज आ सकती है, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया कि फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, एक बाइस्टेबल डिवाइस होता है जिसमें क्या चीज आ सकती है, या तो उसमें कोई हम पावर डालेंगे या तो पावर नहीं डालेंगे। जीरो का मतलब है पावर उसमें कुछ भी नहीं है, खाली है वो, और वन का मतलब है कि मैंने उसमें कुछ पावर डाली है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एक तरीके से एक फ्लिप फ्लॉप होता है वो एज अ वन बिट काम करता है, या फिर एक बिट की तरह वो बिहेव करता है। तो एक टाइम पे इसके पास या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है, तो इसको हम बिट बोलते हैं। तो कई बार ऑप्शन में लिखा होता है कि बिट क्या होती है, कि सबसे जो फंडामेंटल या फिर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होती है, हमारी बिट होती है। और अगर हम बिट्स को ही कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, और मैंने क्या किया, मान लेते हैं ये वन बॉक्स था या फिर वन बिट था, अगर इस इनको मैंने ऐसे ऐसे मैंने 4 बिट्स ले लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने कितने ले लिए, 4 बिट्स को साथ में जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाते हैं, हमारे निब्बल बन जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि वन निब्बल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, तो ये होते हैं हमारे पास 4 बिट्स, ओके। और वैसे ही मैं क्या करूं, अगर 2 निब्बल्स को जोड़ दूं, ठीक है, 2 निब्बल्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ 8 बिट्स, ठीक है, तो इससे क्या बनता है, हमारे पास एक बाइट बनता है, ठीक है। ऐसे करके जो हमारी मेमोरी है एक तरीके से बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 1 से 4, 4 से फिर 8, 8 से फिर 16, ऐसे करके जो हमारी एक तरीके से मेमोरी हमारी स्टार्ट हो जाती है बनने, ओके। फिर यहाँ पे जैसे दे रखा था 1 KB, तो 1 KB कितना होता है आपके पास, 1024 बाइट्स, ठीक है, 1024 बाइट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आपको क्या करना है, समझना है, और साथ में साथ इनको नोट भी करना है अपनी कॉपी पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बोला है कि बताओ आप इनमें से कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला था नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो हमारा लिनक्स या फिर रेड हैट लिनक्स होता है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर हमारा, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ओके। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो बेसिकली पूरे के पूरे हार्डवेयर को रन करवाने के लिए हम यूज करते हैं।
ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर एग्जांपल देखें हम, ठीक है, जैसे लिनक्स का ही आ गया, रेड हैट आ गया, इसके अलावा लिनक्स का ही हम देखें तो लिनक्स में काली आता है, पैरेट आता है, ठीक है, ये सारे सारे क्या है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है किसके, आपके लिनक्स के। और अगर हम विंडोज की बात कर लें तो विंडोज भी एक क्या है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो विंडोज में हमें पता है 7 इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा 10 इंपॉर्टेंट है, 11 इंपॉर्टेंट है, विंडो 8 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विंडो विस्टा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जितने एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा काफी ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये सारी किसके एग्जाम्पल आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल आते हैं। और दूसरी तरफ इन्होंने बोला था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि यहाँ पे नोट लिखा था, तो नोट के अकॉर्डिंग तो हमारा रेड हैट लिनक्स तो राइट आंसर था, पर बाकी सारे के सारे क्या है हमारे, ये सारे सारे किसके एग्जाम्पल हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर की पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे बताया, बोलना है, बताना है आपको कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। फर्स्ट लिखा है फोटोशॉप इज अ ग्राफिकल डिजाइन टूल बाय एडोब, ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है हमारी, राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग बताना है हमें, तो हम यहाँ पे बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। लिनक्स इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लिनक्स इज ओन्ड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो इसका मतलब है ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जैसे विंडो एक्सपी क्या है, एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। तो यहाँ पे रॉन्ग कौन सा है, लिनक्स इज ओन्ड एंड सोल्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और लिनक्स के बारे में आपको 2-3 पॉइंट याद रखनी है कि लिनक्स क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास लिनक्स है, ये क्या आपके पास फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछी जाती है किसके द्वारा बनाया गया था लिनक्स, तो ये लिनस टोरवाल्ड, ठीक है, एक पर्सन थे, इनके द्वारा बनाया गया था लिनक्स को। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बारे में काफी चीज पूछी जाती है, यूनिक्स, ठीक है। अब यूनिक्स के बारे में क्या चीज पूछी जाती है, यूनिक्स कौन सी लैंग्वेज के द्वारा बनाई गई थी, ये किसी न किसी भाषा का हमने यूज किया होगा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो यूनिक्स को बनाने के लिए हमने सी लैंग्वेज का यूज किया था। और सी लैंग्वेज किसके द्वारा बनाई गई थी, डेनिस रिची के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो काफी घुमा फिरा के काफी बार एग्जाम में एज इट इज ही पूछे जाते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरर इज नोन एज, जो हमारा एरर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं, ठीक है। काफी बेसिक क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, बट इज डीबग, ठीक है। तो डीबग एक्चुअल में होता क्या है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड फिक्सिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो डीबग को हम क्या बोलते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे सिस्टम में कोई एक तरीके से गड़बड़ आ गई, तो मुझे उससे गड़बड़ को ढूंढना है, ठीक है। अगर इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम किसी प्रोग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को एनालाइज करें या फिर उसके बारे में सोचें, तो मान लेते हैं मेरे पास कुछ एक तरीके से मैंने प्रोग्राम लिखा है, उसमें कोई एक पैकेज है वो चल नहीं रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक कोड लिखा है जहाँ पे मुझे कोई डाटा सेव करना है, और जब मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ वो डाटा मेरा सेव नहीं हो रहा है। तो जो वो डाटा सेव नहीं हो रहा है वो किसकी वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो मैं एक तरीके से गो थ्रू हो रहा हूँ कि किसकी वजह से वो जो मेरा डाटा है वो सेव नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिबग बोलते हैं, ठीक है। तो डिबग को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग किस चीज को आइडेंटिफाई करना है, एंड फिक्स, आइडेंटिफाई करेंगे साथ में क्या करेंगे, फिक्स बग्स इन अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। काफी बार एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है, तो मैंने ये आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है जैसे कर्सर है ना, कर्सर हम सभी को पता है क्या होता है, ये ग्राफिकल इंटरफेस एलिमेंट होता है, ठीक है। कर्सर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार पूछा जाता है। ये क्या होता है आपके पास, ग्राफिकल यूजर, ठीक है, ग्राफिकल यूजर, या फिर हम बोल सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, ठीक है। इंटरफेस का क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। अब बेसिकली आपने सभी ने जो एक तरीके से कर्सर होगा वो देखा होगा, कहाँ पे देखा होगा, जब आप वाइल टाइपिंग करते हो, ठीक है, ड्यूरिंग आपने टाइपिंग के टाइम इसको देखा होगा, ब्लिंक करता है, ठीक है। टाइपिंग के टाइम जो एक तरीके से आपको आइकन दिखता है ना ब्लिंक करता हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे एक और ऑप्शन दे रखा है आइकन, तो आइकन होता है कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसी प्रोग्राम को या किसी फंक्शन को या फिर किसी डाटा फाइल को। तो हम बोल सकते हैं ये क्या होता है, एक पास सिंबल रिप्रेजेंट, ठीक है, सिंबल होता है ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली किस चीज को, किसी प्रोग्राम को, ठीक है, किसी प्रोग्राम को या फिर किसी फंक्शन को या तो किसी डाटा फाइल को, ठीक है। इन सभी ये एक्सेट्रा आगे, तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं आइकन को, ये सारी की सारी चीजें हम बोलते हैं,
ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप सभी देख पा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना मोबाइल भी यूज करते हो, तो मोबाइल पे जैसे आप किसी लोगो के ऊपर क्लिक करते हो, जैसे किसी मान लो कि आप व्हाट्सएप की एप्लीकेशन पे क्लिक कर रहे हो, तो जो व्हाट्सएप की एप्लीकेशन वो भी एक तरीके से आइकन ही है। ठीक है, और वो आइकन किस चीज को डिनोट कर रहा है, किसी प्रोग्राम को डिनोट कर रहा है। ओके, और वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, जैसे किसी आपने कोई आपने कैमरा की एप्लीकेशन ओपन करी, वहां पे आपने स्लो मोड का ऑप्शन इनेबल कर दिया, तो स्लो मोड पे आपने जैसे क्लिक किया, तो जब वो स्लो मोशन पे जब आप क्लिक कर रहे हो, तो वो एज अ फंक्शन काम कर रहा है कि आप कैमरा के अंदर एक फंक्शन है वो आपका। ठीक है, और वो फंक्शन आपको कैसे दिख रहा है, एक आइकन की फॉर्म में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं हमारे पास, जो रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको भी क्या करना है आपको, एक बार गो थ्रू होना है इसके साथ भी। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। तो वर्ड किसका एग्जांपल होता है हमारे पास। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 का हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, पर्टिकुलर कोई नीड है तो उसको फिलफिल करने का काम करते हैं। फिर हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो सुपर कंप्यूटर इजी क्वेश्चन है, किसके द्वारा बनाया गया था, सैमर क्रे के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये चीज तो आगे, पर सुपर कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं। जैसे ये तो हमने अभी देख लिया कि चलो सुपर कंप्यूटर बना दिया सैमर क्रे ने, पर जो इनका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था पूछा जाता है, जो हमारे पास फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था CDC-6600। ओके, और ये कब बनाया गया था, साइमर क्रे के द्वारा 1964 में। इसके अलावा एक और मोस्ट पॉपुलर है, अगर एग्जाम्पल में ये ना दिया हो तो दूसरा इसका साइमर क्रे का पूछा जाता है, उसका नाम क्या आता है आपके पास, क्रे वन। ठीक है, और क्रे वन कब बनाया गया था साइमर क्रे के द्वारा, ये बनाया गया था 1976 में। तो ये मोस्ट पॉपुलर है, दोनों दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर एक ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो दूसरा पक्का ही ऑप्शन में दिया जाता है, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। और किसके द्वारा बनाए गए थे, साइमर क्रे के द्वारा ये बनाए गए थे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो। ओके, थैंक यू सो मच।